नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद में। और आज आपको इस वीडियो में 100 बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। वैसे तो बच्चों है तो इंग्लिश मीडियम में, पर एडजस्ट कर लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बच्चों है, राइबोजाइम्स आर कि राइबोजाइम्स क्या होते हैं। RNA एक्टिंग एज एंजाइम, राइबोज शुगर एक्टिंग एज एंजाइम, एंटीबॉडी एक्टिंग एज एंजाइम, प्रोटीन एक्टिंग एज एंजाइम। तो जो आपके राइबोजाइम्स होते हैं बच्चों, वो RNA होते हैं, एक्टिंग एज एंजाइम का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? RNA एक्टिंग एज एंजाइम। तो इन्हें क्या कहा जाता है? राइबोजाइम कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका बच्चों ये है कि होलो एंजाइम इज मेड ऑफ, कि होलो एंजाइम किससे बने होते हैं? एपो एंजाइम एंड जाइमोजीन, एपो एंजाइम एंड को एंजाइम, और इसी तरीके से दिया है को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, और एक लिखा हुआ है प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोफैक्टर। ये सारे क्वेश्चन +2 के हैं बच्चों, सारे +1 और +2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो होलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ एपो एंजाइम एंड को एंजाइम। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे? सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? बहुत बार पढ़ा आपने कि आत्महत्या की थैली कोशिका की कही जाती है किसे? तो बहुत बच्चे जानते हैं किसे कहा जाता है, लाइजोसोम। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। अब आता है क्वेश्चन बाइल साल्ट सरफेस टेंशन, कि बाइल साल्ट जो होता है वो लीवर के अंदर जो बाइल पैदा होता है, पित्त रस जो बनता है, उस साल्ट की सरफेस टेंशन क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताओ। तो इसका ऑप्शन क्या लिखोगे आप? नंबर बी, यानी आपकी सरफेस टेंशन उसकी क्या होती है? हमेशा डिक्रीज होती है। क्लियर? आगे आता है मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर, कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ब्लड सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है? RBC होती है। यानी अगर आपसे पूछ ले कि RBC का और WBC का रेशो कितना होता है, तो 600:1, यानी 600 अगर RBC है तो एक उसके मुकाबले क्या होती है? WBC। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल कौन सी होती है? RBC होती है। क्लियर? तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि नंबर ऑफ आयरन एटम इन वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर, कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने आयरन एटम होते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो कितने हेमोग्लोबिन के अंदर कितने आयरन एटम होते हैं? 4। तो इन नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर इज इक्वलेंट टू बी 4। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ अ प्रो एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 7th। आपसे पूछा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ प्रो एंजाइम क्या है? तो वो पेप्सिनोजेन है, वो ट्रिप्सिन है, और वो काइमोट्रिप्सिन है, या लाइजिन है। तो इसका आंसर आप लगाओगे पेप्सिनोजेन, जिससे पेप्सिन बनता है बच्चों। अगर आपसे पूछे कि एग्जाम्पल ऑफ प्रो एंजाइम है तो वो कौन सा है? पेप्सिनोजेन है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 7th का फर्स्ट। अच्छे से लगाना है। चलिए, एबजाइम्स आर, तो एबजाइम्स आर क्या होती है? प्रोटीन होती है, DNA होते हैं, RNA होते हैं, या एंटीबॉडीज होती है? तो एबजाइम बच्चों क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है। अच्छे से याद रखो कि हमारे पास अगर बच्चों पूछ ले कि एबजाइम्स क्या होते हैं, तो आंसर क्या याद रखोगे आप? एंटीबॉडीज। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ को एंजाइम, कि कौन सा को एंजाइम नहीं है? आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि को एंजाइम कौन सा नहीं है। वो NAD नहीं है, NADP नहीं है, या FAD नहीं है, या MN2 पॉजिटिव। तो देखो कोएंजाइम की बात आती है ना बच्चों, कि कौन सा कोएंजाइम नहीं है, तो आंसर क्या लगाओगे आप? MN2+, यानी मैग्नीज 2 पॉजिटिव आपका को एंजाइम नहीं है। विच एंजाइम डू नॉट रिक्वायर को एंजाइम फॉर एक्टिविटी, कि एंजाइम को जरूरत नहीं है कौन से को एंजाइम की? फॉर देयर एक्टिविटी। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम नंबर 1। दूसरा है इंट्रा सेलुलर एंजाइम,
तीसरा आपके पास है बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, और चौथा आपके पास है प्रो एंजाइम। तो आपका आंसर क्या होगा कि ऐसे एंजाइम जिनको को एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती तो वो होते हैं बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। कौन से होते हैं? 10th का ऑप्शन नंबर क्या रखोगे याद है? फर्स्ट। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम को एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कि व्हाट आर राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम्स का क्वेश्चन पहले आ गया बच्चों, यहाँ पे रिपीट कर दिया उन्होंने, टाइपिंग के अंदर दोबारा से दे दिया गया है। चलिए याद रख लेना कि राइबोजाइम्स का क्वेश्चन मैं पहले दे चुका हूँ, दोबारा रिपीट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा था इसका? फर्स्ट। एक्टिविटी ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम आर इन्फ्लुएंस बाय, कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी किससे इन्फ्लुएंस होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर से होती है, एलोस्टेरिक साइट से होती है, कैटालिटिक साइट से होती है, या नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर से होती है। फीडबैक इनहिबिशन मीन्स, कि फीडबैक इनहिबिशन का मतलब क्या है? कि वो इनिशियल प्रोडक्ट इनहिबिशन है, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन है, या एंजाइमेटिक इंडक्शन है, या नन ऑफ द अबव है। तो याद रखना बच्चों फीडबैक जो इनहिबिशन है वो हमारे पास किससे कोरिलेट करती है? एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। देखो बच्चों इसमें से क्वेश्चन ग्राम सचिव में पूछे जा सकते हैं, जैसे इंग्लिश है वैसे पढ़ के देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, इन कॉम्पिटिशन इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इनहिबिटर बियर्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद, यानी कंपटीशन इनहिबिशन में जो इनहिबिटर होते हैं रोकने वाले, बियर अ क्लोज स्ट्रक्चरल यानी उनकी समान रूप से संरचना होती है। किस जैसी होती है? को एंजाइम जैसी होती है, को फैक्टर जैसी होती है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसी होती है, या सबस्ट्रेट जैसी होती है। यानी जो इनहिबिटर होते हैं बच्चों वो किस जैसे होते हैं? सबस्ट्रेट होते हैं। सबस्ट्रेट को हम रिएक्टेंट कहते हैं जो आने वाले फूड क्वांटिटी होती है। क्लियर? आगे एंजाइम एक्ट्स बेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड, कि जब आपके एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, अच्छे से दिमाग से करना है कि जिस तापमान पर एंजाइम काम करते हैं वह तापमान क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी एक क्रांतिक ताप। पिंग पोंग रिएक्शन इज द अदर नेम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट धांसू क्वेश्चन है। पिंग पोंग यानी एक पिंग पोंग के नाम से क्रिया है जो किसके लिए लिखी जाती है? सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन है ये। नंबर 2 सिंगल डिस्प्लेसमेंट बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन है, या डबल डिस्प्लेसमेंट बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन है, या लाइसिन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका ऑप्शन आप लोग क्या लगाओगे? ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन है, सबस्ट्रेट रिएक्शन है। सबस्ट्रेट आपके फूड पार्ट हैं जो आपके एंजाइम के द्वारा तोड़े जाते हैं। तो इसमें पिंग पोंग रिएक्शन किससे संबंधित है? डबल डिस्प्लेसमेंट और बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट 17 क्वेश्चन क्या है हमारे पास है? अनकैटालाइड रिएक्शन शो, यानी जो अनकैटालिस्ट रिएक्शन होती है वो क्या दर्शाती है? एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, हाई होती है, मॉडरेट होती है, या ऑप्टिमम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना कि अनकैटालाइज रिएक्शन, अनकैटालाइज का मतलब होता है बिना कैटालिस्ट के जो क्रियाएं होती हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? हाई। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी। तो जो बिना कैटालिस्ट के रिएक्शन होती है उनकी हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। लॉक एंड की मॉडल इज आल्सो नोन एज, कि लॉक और की जो मॉडल होते हैं ये एंजाइम के लिए लगता है बच्चों। +2 क्लास की 5वीं यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें पिछली बार क्वेश्चन कलरक में पूछा गया था, और उसी के कुछ क्वेश्चन मैं आपको ये साथ में करवा रहा हूँ। जो लॉक एंड की मॉडल है ये एंजाइम से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि लॉक एंड की मॉडल, जो लॉक और की मॉडल है आल्सो नोन एज, तो इसे टेम्पलेट मॉडल कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? टेम्पलेट मॉडल कहा जाता है। किसको? लॉक एंड की मॉडल को। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19
कि विच बॉन्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, कि कौन सा बॉन्ड जुड़ता नहीं है एंजाइम सबस्ट्रेट में जो आकर्षण करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट की आकर्षण करने वाला आबंध नहीं जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, या कह दे वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो याद रखना बच्चों, ये आपके बॉन्ड कौन से नहीं होते, डाइसल्फाइड बॉन्ड से नहीं जुड़ते हैं। अच्छे से याद रखना किससे नहीं जुड़ते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, बाकी सबसे जुड़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ता है, आयनिक जुड़ता है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों आपकी। नंबर 2, एंजाइम आर कोलाइडल इन नेचर, यह भी सही है बच्चों। तीसरा, एंजाइम आर थर्मोलेबाइल, तो ये भी सही है बच्चों। आगे रहेगा एंजाइम्स आर इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, ये आपकी गलत है। तो एंजाइम हमेशा ऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं, ना कि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। क्लियर। आगे आता है एपो एंजाइम डिसोसिएट फ्रॉम को एंजाइम ड्यू टू, कि जो एपो एंजाइम बनते हैं बच्चों वो किसके टूटने से बनते हैं। तो चेंज इन पीएच नंबर 1, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और चेंज इन इनहिबिटर कंसंट्रेशन। तो आपको याद रखना है बच्चों चेंज इन पीएच, तो चेंज इन पीएच होने के कारण एपो एंजाइम टूट जाते हैं, किससे, को एंजाइम से। आगे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनहिबिटर शो डिक्रीज के एम वैल्यू, यानी आपके पास एंजाइम इनहिबिटर्स की वैल्यू शो होती है, जो के एम वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। तो कौन से कंडीशन में होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, नंबर 2 अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, या फीडबैक इनहिबिशन। तो ये वैल्यू किस में डिक्रीज होती है बच्चों, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होती है। रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स, जो रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व होता है बच्चों वो किस में होता है। ये क्वेश्चन भी बड़ा खास है, इसमें लिखा हुआ है एक्टिवेशन ऑफ प्रोएंजाइम, inhibition of proenzyme and denaturation of proenzyme and none of the above। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, फर्स्ट, कि रिवर्सिबल जो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व होती है वो किस में होती है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोएंजाइम में होती है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, रिवर्सिबल वाला बता दिया। अब 24th, अमाउंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एन इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली, यानी जो आपके पास अमाउंट होती है टोटल ब्लड वॉल्यूम की किसके अंदर, किसी भी इंडिविजुअल में, वो अप्रोक्सीमेट कितनी होती है। तो 80 ml, 60 ml, 90 ml और 50 ml। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आंसर आप कौन सा याद रखोगे बच्चों, डी, कि आपके पास 80 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है। क्या होता है, 80 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब रक्त होता है किसके अंदर, व्यक्ति के शरीर में। क्लियर। आगे आता है 25th क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड पीएच इज, कि जो नॉर्मल ब्लड पीएच होती है, रक्त की पीएच वैल्यू क्या होती है, सभी बच्चे जानते हैं 7.4 होती है। फिर आता है लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है बच्चों। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को आते हैं और आप बता सकते हैं। आगे आता है हेमेटोक्रिट वैल्यू इज द रेशियो ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 27वां क्वेश्चन है बच्चों, धाकड़ क्वेश्चन है, कि हेमेटोक्रिट वैल्यू इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो आपका किस का होता है, तो ये आरबीसी और प्लाज्मा का होता है। याद रहे कि हेमेटोक्रिट जो रेशियो होता है वो रेड ब्लड सेल का प्लेटलेट्स के साथ होता है। क्लियर, अच्छे से याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए, अमाउंट ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन ये तो हो गया बच्चों 24। अब आप देखियो 28, कि प्लाज्मा रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, कि प्लाज्मा का कितना परसेंट टोटल ब्लड वॉल्यूम का होता है। तो देखो आपके पास जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का
जो कंटेंट होता है वो कितने परसेंट होता है, 55% याद रहे। और जो ब्लड सेल्स होती है वो कितनी होती है बच्चों, 45%। यानी ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा आएगा बच्चों, यहाँ सी। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन रेंजेस फ्रॉम। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन की रेंजेस है वो कितनी है, तो 2.2 से 4.3 ग्राम प्रतिशत, 4 से 6.3 ग्राम प्रतिशत, 6.4 से 8.3 ग्राम परसेंटेज होती है, या 8.4 से 10.2 ग्राम परसेंटेज होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें नॉर्मल जो अमाउंट होती है प्लाज्मा प्रोटीन रेंज की वो आपके पास कितनी होती है, 2.2 से लेके 4.3 ग्राम परसेंटेज होती है। अब आता है विच ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन कंट्रीब्यूट टू मैक्सिमम परसेंटेज टू टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। यानी कौन से कंपोनेंट है जो प्रोटीन में कंट्रीब्यूट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टोटल प्लाज्मा प्रोटीन में। यानी कौन सी प्रोटीन है जो प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे ज़्यादा होती है। इसका कहने का अर्थ ये है कि वो एल्ब्यूमिन होती है, वो ग्लोब्युलिन होती है, वो फाइब्रोनोजेन होती है, या प्रोथ्रोम्बिन होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि कौन सी प्रोटीन ज़्यादा हिस्सा होती है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, कि आपका आंसर कौन सा होगा, एल्ब्यूमिन होती है। ठीक है। सीरम डज नॉट कंटेन, कि सीरम में हमारे पास नहीं होता, कैल्शियम नहीं होता, प्रोथ्रोम्बिन नहीं होता, फैक्टर 8 नहीं होता और फैक्टर 10 नहीं होता। तो याद रखना इसमें कैल्शियम नहीं होता। क्लियर। कैल्शियम नहीं होता है किसके अंदर, सीरम के अंदर। तो कम्बिनेशन ऑफ हिम विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, 32 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कम्बिनेशन जो होता है हिम का मतलब हेमोग्लोबिन और किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। एडल्ट हेमोग्लोबिन कंटेन खालिस्तान पॉलीपेप्टाइड चेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इस बार आपके आ भी सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आएगा, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन है दे दे। तो एडल्ट जो हेमोग्लोबिन है वो कंटेन करती है कौन से पॉलीपेप्टाइड को, 2 अल्फा 2 गामा को, 2 अल्फा 2 बीटा को, 2 अल्फा 2 डेल्टा को, या 2 बीटा और 2 गामा को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा आपका, बी, जिसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 अल्फा और क्या होता है 2 बीटा। अच्छे से याद रहे, एडल्ट हेमोग्लोबिन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन का जो लिंकेज होता है वो कौन सा होता है, 2 अल्फा 2 बीटा होता है। अच्छे से आप लोग याद रखोगे। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंक्रीज इन आरबीसी काउंट बियॉन्ड मिलियन पर क्यूबिक एमएम इज नॉन एज, कि यानी जो आपकी आरबीसी काउंट होती है बाद में मिलियन पर क्यूबिक एमएम के बाद, उसे आप लोग क्या कहते हो, तो उसे हम एनीसोसाइटोसिस कहते हैं, पोइक्यूलोसाइटोसिस कहते हैं, यानी पोलीसाइथेमिया बोलते हैं, या ल्यूकोसाइटोसिस होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 39th, कि आपके पास पीछे मेरे ख्याल से बच्चों क्वेश्चन रह गए हैं। हाँ 33 हो गया, 34 सीधा 39 आ गया मेरे ख्याल से, तो बीच में क्वेश्चन मिस हो गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए आपको 39 ही बता देते हैं कि बीच में क्वेश्चन मिस हो गए हैं बच्चों, कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा मैं, जो 34 के बाद 33 के बाद हुए हैं। तो 39 क्वेश्चन आपका कहता है हमारे पास, इंक्रीज इन आरबीसी काउंट बियॉन्ड मिलियन पर क्यूबिक एमएम इज नॉन एज, तो इसे हम एनीसोसाइटोसिस कहते हैं, एनीसोसाइटोसिस बोलते हैं बच्चों, या पोइकिलियोसाइटोसिस कहते हैं, या हम पोलीसाइथेमिया बोलते हैं, या ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। तो जो आरबीसी इंक्रीज होती है मिलियन पर क्यूबिक एमएम इज नॉन एज, तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, पोलीसाइथेमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोलीसाइथेमिया। ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 40th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोपोइसिस हेमोग्लोबिन फर्स्ट अपीयर इन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, तो लेट नॉर्मोब्लास्ट एंड
प्रोनॉर्मोब्लास्ट, यानी हमारे पास कौन सा ब्लास्ट है जिसमें एरिथ्रोपोइसिस हेमोग्लोबिन पहले दिखाई पड़ती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, जिसमें आपका एरिथ्रोपोइसिस नजर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ड्यूरिंग हाइपोक्सिया किडनी रिलीज, तो यानी आपके पास जब हाइपोक्सिया होती है तो किडनी किसका रिलीज करती है, क्लियर, रेनिन का करती है, रेनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर का करती है, एरिथ्रोपोइटिन का करती है, नन ऑफ द अबव। तो वो किसका रिलीज करती है, रेनल एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर का रिलीज करती है। कौन, ड्यूरिंग हाइपोक्सिया, और किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। अब आता है इंट्रिंसिक फैक्टर इज सेक्रेटेड बाय, इंट्रिंसिक फैक्टर कौन रिलीज करता है बच्चों, लिवर करता है, चीफ सेल ऑफ स्टोमक करती है, या पैराइटल सेल ऑफ स्टोमक करती है, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज करती है। बहुत धाकड़ क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है वो रिलीज कौन करती है, तो वो आपके पास रिलीज कौन करती है, पैराइटल सेल्स ऑफ स्टोमक करती है। पैराइटल कोशिकाएं करती है, जो किसके अंदर, अमाशय। तो अमाशय की पैराइटल कोशिकाएं करती है, प्रधान कोशिकाएं करती है, जिन्हें आप प्रधान कोशिका भी कह सकते हो, जो अमाशय के अंदर होती है, जठर ग्रंथियों के साथ होती है, वो इंट्रिंसिक फैक्टर को क्या करती है, रिलीज करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी, तो यानी आरबीसी के बनने के लिए कौन सा एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य कारक आवश्यक होता है। तो वो कौन सा होता है बच्चों, मेरे ख्याल से तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि आपके पास फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, या आयरन है। तो आपका ऑप्शन यहाँ B12 और आयरन दोनों हैं। ऑप्शन क्या लगाओगे आप, डी। क्या लगाओगे आप, डी। यहाँ पे दिखा देता हूँ चौथा ऑप्शन, बोथ ए एंड क्या लिखा हुआ है, बी, सॉरी आयरन नहीं, विटामिन और फॉलिक एसिड, सॉरी बच्चों, क्या आना चाहिए, विटामिन B12 और क्या होता है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड में कौन सी होती है बच्चों, B9 होती है। क्या होती है, B9। और विटामिन B12 है साइनोकोबालामिन, दोनों मिलकर क्या जनरेट करती है आपके लिए, आरबीसी मैच्यूरेशन। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास क्वेश्चन 44 क्या कहता है, लार्जेस्ट WBC इन पेरिफेरल ब्लड इज, कि लार्जेस्ट जो WBC होती है पेरिफेरल ब्लड में वो कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल होती है, लार्ज लिम्फोसाइट होती है, मोनोसाइट होती है, या इओसिनोफिल्स होती है। तो देखो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दो होती है, एल का मतलब लिटल, एम का मतलब बड़ी। तो मोनोसाइट जो है वो WBC इन पेरिफेरल ब्लड होती है, कौन सी होती है, मोनोसाइट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखो। द प्रोसेस बाय विच WBC स्क्विज थ्रू पोर्स इन कैपिलरी वॉल इज, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें वाइट ब्लड सेल स्क्विज हो जाती है छिद्रों से, किसमें, केश नलिकाओं की दीवार से। तो इसे क्या बोलते हैं, केमोटैक्सिस कहते हैं, पाइनोसाइटोसिस कहते हैं, या ऑस्पोनाइजेशन और डाइपेडेसिस। तो आपके पास जो 45th क्वेश्चन है बच्चों, बहुत तकड़ा क्वेश्चन है, दोबारा सुनो, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें WBC स्क्विज हो जाती है, किससे, छिद्रों से। स्पोर्स क्या होते हैं, छिद्र, इन कैपिलरी वॉल, जो आपकी नलिकाओं की दीवार होती है, रक्त नलिकाओं की जो दीवार होती है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, डायपेडेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, डायपेडेसिस कहा जाता है। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल इज, कि सबसे छोटी रक्त कणिका होती है, कौन सी होती है बच्चों, स्मॉल लिम्फोसाइट होती है, प्लेटलेट होती है, आरबीसी होती है, या न्यूट्रोफिल होती है। तो आपके पास सबसे छोटी ब्लड सेल कौन सी होती है बच्चों, तो वो कौन सी है आपके पास, प्लेटलेट्स है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कॉमनेस्ट एनीमिया इन इंडिया इज, कि जो कॉमन एनीमिया है इंडिया में वो परनीसियस एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या नन ऑफ द अबव है। तो भारत में ज़्यादा कौन सा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब बात आता है लाइजोजोम्स आर प्रोड्यूस बाय, बहुत बार बताता हूँ मैं बच्चों को कि लाइजोजोम जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। किससे बनते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और याद रखना यहाँ से क्वेश्चन कि गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं प्लांट के लिए, इन्हें क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। अच्छे से याद रख लेना बच्चों, वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर भी, कोशिका की जो है पूरी। तो लाइजोसोम एक तरह से क्या माने जाते हैं, सुसाइड बैग। बनाता कौन है उन्हें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। चलो इसमें क्वेश्चन बताओगे कि स्तनधारियों में, मामल्स में
किस में आरबीसी के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। जितने भी स्तनधारी हैं, मामल्स हैं, किन दो के अंदर आपकी आरबीसी में रेड ब्लड सेल में डिक्टियोसोम के नहीं सॉरी गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। डिक्टियोसोम प्लांट से रिलेट करते हैं और बाकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं तो किसके लिए बोलते हैं, जानवरों के लिए, जंतुओं के लिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रिया, कि इनमें से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित नहीं है। एटीपी प्रोडक्शन होती है क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में और मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में, कौन नहीं होती, स्ट्रोमा। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, सी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग ईआर, कि यानी कौन सा कथन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम के लिए सही है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम क्या होती है, अंतःपरद्रव्यी जालिका होती है और खुरदरी और दोनों होती है स्मूथ, ठीक है। यानी एक स्मूथ होती है, दूसरी रफ होती है। RER रफ और SER क्या होती है, स्मूथ। क्लियर, दो तरह की होती है। अब क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि कौन सी, तो एडिपोज टिश्यू हैज बोथ SER एंड RER, प्लाज्मा सेल हैज RER एंड SER, आरबीसी लेक बोथ, यानी आरबीसी में दोनों ही नहीं होती, RER और SER, या हिपेटोसाइटस हैज बोथ RER एंड SER। तो इसमें से हमारे पास कौन सा क्वेश्चन होगा बच्चों कि एडिपोज लगाओगे, एडिपोज टिश्यू हैज बोथ SER एंड RER, ये इससे क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर। अब आती है ट्रम ER है वाज क्वाइन बाय, यानी ये जो ट्रम खोजी है ये किसने खोजी है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम किसकी देन है हमारे पास बच्चों, पोर्टर की देन है, या कैमिलो गोल्जी की है, रॉबर्ट ब्राउन की है, या बेंडा की। ऑप्शन क्या लगाओगे आप, पोर्टर। तो दो जो ट्रम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है ये किसकी दी हुई है, पोर्टर की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल हैज अ कंटिन्यू कनेक्शन विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी हमारे पास कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है, कौन सा कोशिकांग है जिसमें कंटिन्यू कनेक्शन होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी अपैरेटस का होता है, या लाइजोसोम का होता है, या RER का होता है, या SER का। क्वेश्चन नंबर 52 है बच्चों कि किस कोशिकांग का लगातार संबंध होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक की झिल्ली से, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, वो लाइजोसोम होता है, वो RER होता है, या वो SER होता है। तो आपके पास वो कौन सा होता है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम का होता है। इन RER राइबोसोम्स आर लोकेटेड ऑन, कि RER में राइबोसोम लोकेटेड होते हैं किस पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रब करके अब बताते हैं। देखो 53 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है, राइबोसोम लोकेट होते हैं कहाँ, इन साइटोप्लाज्मिक साइट, ऑन द ल्यूमिनल साइड, या बोथ A एंड B, और ऑल थ्रू आउट, या पूरी RER में राइबोसोम पाए जाते हैं, या इन दो जगहों पे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आप क्या लगाओगे, पहला साइटोप्लाज्मिक साइट पर ही RER के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, ना कि ऑन द ल्यूमिनल साइड। सिर्फ कौन सी साइड बोलोगे, साइटोप्लाज्मिक साइड ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट वर ट्रू रिगार्डिंग ER, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के लिए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी कि ER प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल। तो आपके पास ये स्टेटमेंट है कैसी है, ट्रू है। ER एक्ट एज इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, SER इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो ये फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर तैयार करती है सेल का, बात सही है। इंटरनल सेलुलर ट्रांसपोर्टिंग करती है, ये बात भी सही है। और लिपिड यानी वसा, वसा बनाती है कौन सी, SER वसा बनाने में सक्षम है। वसा को संश्लेषित कौन करती है, SER करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ऑप्शन क्या आएगा आपका D। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्या कहता है बच्चों, प्रोटीन ग्लाइकोस्टाइलेशन अकर्स इन द, कि जो प्रोटीन का ग्लाइकोस्टाइलेशन परिघटना होती है, प्रक्रिया होती है, वो कहाँ होती है, ल्यूमन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ल्यूमन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ल्यूमन ऑफ SER, और ल्यूमन ऑफ लाइसोसोम। यानी प्रोटीन का प्रोप्रेशन जो सिंथेसिस बोल सकते हो आप इसको,
प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है बच्चों? ल्यूमेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि RER पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम, और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। तो इसलिए क्या लिखोगे? ल्यूमेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्या कहता है? गोल्जी अपैरेटस इज अब्सेंट इन हायर प्लांट, जिस्ट, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड नन ऑफ द अबव। यानी इसने कहा है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में अब्सेंट होता है, यानी प्रेजेंट नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे बच्चों कि हायर प्लांट में नहीं होता, जिस्ट में नहीं होता? तो देखो हायर प्लांट आपके कैसे जीव हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ यूकेरियोट है। कैसे हैं? यूकेरियोट नंबर 1। जिस्ट कवक है, कैसे हैं? यूकेरियोट, दोनों यूकेरियोट हो गए। बचा कौन आपका? बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी। तो याद रखिए कि कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो इनमें नहीं होते, लिख देता हूँ। नंबर 1 इसका वो ऑप्शन क्या आएगा? सी। ना तो इनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, याद रखना। बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये कैसे माने जाते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट। याद रखो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल दोनों आते हैं। इनमें कौन कौन से कोशिकांग नहीं होते? एक तो आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों दोबारा लिख देता हूँ यहाँ, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी नहीं होती, लाइजोजोम भी नहीं होते। क्या नहीं होते? लाइजोजोम भी नहीं होते। हरित लवक भी नहीं होता, हरित लवक का मतलब क्लोरोफिल, ये भी नहीं होता। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। इनमें क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्या कहता है आपका कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टोरिंग एंड पैकेजिंग, ये बात सही है इसकी। एक्सोसाइटोसिस ऑफ मिलेनिन ग्रेन्यूल्स, यानी ये एक्सोसाइटोसिस करता है किसका? मिलेनिन और ग्रेन्यूल्स का, या एक्सोसाइटोसिस ऑफ थ्रोक्सिन हार्मोन का, या ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बच्चों देखो क्या काम करता है? पैकेजिंग करता है ये। और ये एक्सोसाइटोसिस करता है मेलानिन ग्रेन्यूल्स का, सही बात है। और तीसरा एक्सोसाइटोसिस करता है थ्रोक्सिन हार्मोन का। ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑल ऑफ अबव। तो इस 57 का आंसर क्या होगा बच्चों? आपका डी आएगा। क्लियर? ऑल ऑफ दी अबव। अब क्वेश्चन आता है द टर्म गोल्जी अपैरेटस वाज कॉइन्ड बाय, यानी जो ये खोज की है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वो किसने की है आपके पास? द टर्म गोल्जी अपैरेटस वाज कॉइन्ड बाय, बताइए शाबाश बच्चों। आप लोग सारे जानते हैं कि जो गोल्जी नाम पड़ा है उसके पीछे गोल्जी होगा। तो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने आपकी खोज की है किसकी? इस गोल्जी उपकरण की जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 59 क्वेश्चन बहुत दाकड़ क्वेश्चन है कि F0 और F1 किस में लोकेट होते हैं? कहने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये किस में होते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? कहाँ होते हैं? F0 F1 जो पार्टिकल्स होते हैं कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पार्टिकल कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए 60 क्वेश्चन है। इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट एज साइट फॉर, कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी होती है वो किसका काम करती है? प्रोटीन सिंथेसिस का करती है, या फॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्लेवरोप्रोटीन करती है, या ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल करती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये जो 60th क्वेश्चन है। इसका आंसर लगाओगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी है वो किसकी तरह काम करती है? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इज रिच इन विच फॉस्फोलिपिड, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की जो झिल्ली है उसमें भरपूर मात्रा में फॉस्फोलिपिड होती है। कौन सी में? फॉस्फाटिडली इनोसिटोल, या फॉस्फाटिडली सेरीन, या कार्डियोलिपिन, या फॉस्फोटिडली कोलिन, यानी हमारे पास इसमें से कौन से में रीच ऑफ प्रोटीन होती है? तो रीच ऑफ
फॉस्फोलिपिड होती है, सॉरी, रिच इन विच फॉस्फोलिपिड। तो कौन सी माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन होती है जो इनके अंदर रिच होती है बच्चों, तो वो है कार्डियोलिपिन। क्या होती है? कार्डियोलिपिन होती है, जिसमें फॉस्फोलिपिड रिच अमाउंट में होती है। चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, यानी कौन सा माइटोकॉन्ड्रियन फंक्शन नहीं है? पहला दे रखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एसोसिएट एटीपी प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर 1। नंबर 2, इसका क्या दिया हुआ है? इसमें आगे लिख ही रखा है, चारों दे रखे हैं बच्चों, शाबाश। ये बता सकते हो आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया का? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड एसोसिएट एटीपी प्रोडक्शन, फैटी एसिड ब्रेकडाउन, नॉन शिवेरिंग थर्मोजेनेसिस, या ग्लाइकोलिसिस एंड एसोसिएटेड एटीपी प्रोडक्शन। यानी इसमें कौन सा कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है? तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? ग्लाइकोलिसिस एंड एसोसिएटेड एटीपी प्रोडक्शन। ये आपके पास काम नहीं है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा काम माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है? तो ग्लाइकोलिसिस एंड एसोसिएटेड एटीपी प्रोडक्शन, ये आपका काम माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है। हु कॉइंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? सॉरी, नाम किसने दिया है? हु कॉइंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया है वो किसने दिया है बच्चों? यहाँ बता देता हूँ, कोलिकर ने सबसे पहले खोज की थी, नंबर 1। नंबर 2, इसका नाम जो रखा है प्योरली माइटोकॉन्ड्रिया, वो किसने दिया है? बेंडा ने दिया है। अच्छे से आप ही याद रख लेना। और अगर आधुनिक माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पूछ ले, जिसको क्वेश्चन में आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस नाम किसने दिया था, और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था, ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे अच्छे से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अब 64 आता है, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूक्लियस की खोज और कोशिका की खोज दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? तो वो कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट हुक ने खोज किसकी की थी? कोशिका की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस आर अब्सेंट इन आरबीसी एंड बैक्टीरियम, आरबीसी सिव सेल एंड बैक्टीरियम, आरबीसी ओनली एंड नन ऑफ दीज। तो आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा गया है बच्चों कि न्यूक्लियस आर अब्सेंट, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता लाल रक्त कणिकाओं में, सिव सेल और बैक्टीरियम। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? यही कि आरबीसी, सिव सेल और बैक्टीरियम में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्लियर? चलिए आगे आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस कनेक्शन विद। 66 क्वेश्चन का पदार्पण करते हैं आगे। चलिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअस कनेक्शन रहती है, वो आर या गोल्जी अपैरेटस या लाइजोसोम, इनमें किसके साथ जुड़ी होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ जुड़ी रहती है। आगे आता है द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स डिपेंड ऑन, कि जो न्यूक्लियर पोर होते हैं, न्यूक्लियस के जो छिद्र होते हैं, न्यूक्लियर छिद्र बोलते हैं बच्चों इन्हें, ये किस पे डिपेंड करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 67, कि साइज ऑफ सेल पे, या ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ सेल, डीएनए कंटेंट ऑफ सेल, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपके पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर 1 कोशिका के आकार पर, नंबर 2 जो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी होती है, यानी इधर से उधर लेवा देवी आदान प्रदान करती है, एक्टिविटी ऑफ सेल, डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? बी, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर, यानी जो न्यूक्लियर छिद्र होते हैं। क्लियर? 68, डीएनए प्रोटीन रेशियो इन क्रोमेटिन इच। बहुत खास क्वेश्चन है बच्चों कि डीएनए प्रोटीन रेशियो होता है क्रोमेटिन के अंदर, कितना होता है बच्चों? 3:1 होता है, 2:1 होता है, 1:1 होता है, या 4:1 होता है। तो इसका आंसर क्या लगाओगे? 1:1 होता है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या होती है बच्चों? केंद्रिका। क्या होती है? केंद्रिका कहते हैं हिंदी में इसको, न्यूक्लियोलस को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करता है कि न्यूक्लियोलस का काम क्या है? आरएनए सिंथेसिस करना। बहुत धाकड़ चीज़ है, आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं। नंबर 2 डीएनए सिंथेसिस करना, हिस्टोन सिंथेसिस करना, या आपके पास राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस करना।
तो जो न्यूक्लियोलस का काम है, केंद्रिका का जो काम है वो क्या है, राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि केंद्रिका का मुख्य कार्य है राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस, यानी उनका निर्माण करना, उन्हें सिंथेसिस करना, बनाना, ये काम है किसका, केंद्रिका का। क्लियर। इस केंद्रिका पे आगे भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, बताएंगे द बेसिक प्रोटीन ऑफ न्यूक्लियस आर, यानी जो बेसिक प्रोटीन होती है न्यूक्लियस केंद्रक की, वो कौन सी होती है, न्यूक्लियो हिस्टोन्स होती है, न्यूसियो प्रोटामीन्स होती है, बोथ ए एंड बी होती है, या नन ऑफ द अबव। तो देखो न्यूक्लियो हिस्टोन होती है बच्चों, जिससे गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। न्यूसियो प्रोटामीन्स भी होती है। ऑप्शन क्या लगाओगे आप, ए एंड बी, दोनों हमारे ऑप्शन है। चलिए क्लियर। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन कि विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर डेंस बॉडी। बहुत खास क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को पेरी न्यूक्लियर डेंस बॉडी कहते हैं। लाइजोसोम को कहते हैं, न्यूक्लियोलस को कहते हैं, पर ऑक्सीजोम्स को कहते हैं, या न्यूक्लियस को कहते हैं। तो पेरी न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियर के बाहर। डेंस बॉडी होती है, न्यूक्लियस के अंदर आ जाए बच्चों तो हो जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अब उस क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो अंदर होती है। ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर डेंस बॉडी, तो बाहर बाहर कौन सी होती है, लाइजोसोम होती है बच्चों, अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 लाइजोसोम आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट मसल सेल में, नंबर 1 एसिनार सेल में, नंबर 3 एरिथ्रोसाइट में, या हेपेटोसाइट में। कि लाइजोसोम प्रेजेंट होते हैं ऑल, इन ऑल सब में, किसको छोड़कर, तो एरिथ्रोसाइट को छोड़कर सब में प्रेजेंट होता है कौन, लाइजोसोम। कि लाइजोसोम जो है कोशिकांग है, ऑर्गेनेल है, वो किसको छोड़कर सभी सेल में पाया जाता है, तो एरिथ्रोसाइट को छोड़कर सभी सेल्स में मौजूद है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम, ये ऑटोफैगी है, ऑटोलिसिस है, डाइजेशन है, या ऑल ऑफ दीज है। तो आपके पास ये ऑटोफैगी है, ख़त्म कर देता है, ऑटोलाइसिस है, अपने आप काम चला देता है, डाइजेशन उजाड़ देता है, यानी इसका मतलब है ऑल ऑफ दी अबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द लाइजोसोम्स, ऑटोलिसिस, ऑटोफैगी एंड डाइजेशन, ऑल ऑफ दी अबव। हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। अब आता है लाइजोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है, बोथ ए एंड सी। तो देखो ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है, दोनों काम करता है, इसलिए क्या आएगा आपके पास, सी, बोथ ए एंड बी। अब लाइजोसोमल मेम्ब्रेन इज रिच इन, कि लाइजोसोमल जो झिल्ली होती है वो किस से भरी होती है, या किस की मात्रा उसमें पाई जाती है। तो लाइजोसोमल मेम्ब्रेन इज रिच इन, तो बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्डियोलोपिन की होती है, या सियलिक एसिड की होती है, स्टीरोल्स की होती है, या ऑल ऑफ अबव। तो हमारे पास किसकी होती है, सियलिक एसिड की। आगे आता है हु आइडेंटिफाई लाइजोसोम, लाइजोसोम को आइडेंटिफाई किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइजोसोम की जो खोज की है, कहने का अर्थ हमारे पास कि इसको खोज में लाने वाला इंसान कौन है, तो वो नोविकोफ है, क्लाउड है, पैलेड है, या नन ऑफ दीज है, तो नोविकोफ है। याद रखना कि हु आइडेंटिफाई लाइजोसोम, पहचान किसने की थी इसकी, नोविकोफ ने की थी। किसकी पहचान, लाइजोसोम की। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैज़ राइबोसोम्स एक्सेप्ट, यानी ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैज़ राइबोसोम्स एक्सेप्ट, यानी किसके पास राइजोम होते हैं और किसके पास नहीं, तो किसको छोड़कर सब पे राइजोसोम होते हैं, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, या साइटोप्लाज्म में, इनमें किस में राइजोसोम्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैज राइबोसोम्स एक्सेप्ट, यानी किसको छोड़कर सब में। तो देखो राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, साइटोप्लाज्म में, किस में नहीं होते, न्यूक्लियस में नहीं होते बच्चों, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोमल क्वांटिटी नहीं है, डीएनए क्वांटिटी होती है, ना कि आरएनए क्वांटिटी। राइबोसोमल क्या होते हैं, आरएनए राइबोसोम्स। क्लियर है, आरएनए सिंथेसिस प्रोडक्टिविटी होती है, अच्छे से याद रखोगे। तो अच्छा, इन 70S राइबोसोम, एस स्टैंड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है बच्चों, 80S और 70S लिखा होता है ना, दो केस लिखे होते हैं। जैसे आप पढ़ते हो कि प्रोकैरियोट कोशिकाओं में,
कैरियोटिक कोशिकीय जीवों में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो यूकेरियोट होते हैं उनमें दोनों ही मिलते हैं 70 और 80 तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टैंड करता है जो आपका अब वर्ड लिखा है 70S राइबोसोम, एस किसके लिए है? तो 70S राइबोसोम में एस किसके लिए होता है? स्वीडबाग यूनिट होती है बच्चों, ये क्या होती है? स्वीडबाग यूनिट, इसके लिए यूज होता है। अब आता है 80S राइबोसोम्स आर फाउंड, बात क्वेश्चन आ गया ना कि 80S प्रकार के जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में, बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक प्लांट सेल में। तो देखो क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, तो मैंने अभी बताया था ये किस में पाई जाती है बच्चों? यूकैरियोट्स में पाई जाती है, जिसमें आपके पास खास तौर पर जीवों की हम चर्चा आगे करेंगे भी। आगे क्वेश्चन नंबर 80 है, सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम इंक्लूड। तो आगे आ गया कि सब यूनिट ऑफ 80 राइबोसोम्स इंक्लूड, यानी कौन सी सब यूनिट होती है 80S राइबोसोम में? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, तो इसका ऑप्शन आप क्या लगाओगे? देखो 40S 50S, 30S 50S, 40S 60S या 20S और 60S। तो हमारे पास इसमें जो सब यूनिट होती है वो कौन सी होती है बच्चों? 40 और 60S होती है। सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम्स इंक्लूड, ऐसे क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं बच्चों, तो थोड़ा ध्यान देना है कि इनकी सब यूनिट 70S की और 80S की क्या होती है। क्लियर? तो इसका 81 का भी आंसर क्या लगाओगे बच्चों? सी। इसमें 30S और 50S होती है जब 70 हो, उसमें 40 और क्या है 60, तो इससे 10-10 बढ़ा दिए जाते हैं। जब 70 हो तो 30-50 है, 80 आ जाए तो सब यूनिट 10-10 बढ़ा दो, 40 और कितना हो जाएगा 60। ये दो बातें अच्छे से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्वेश्चन आता है 82, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, यानी कौन से आयन जरूरी होते हैं बांधने के लिए किसको? राइबोसोमल सब यूनिट को। तो राइबोसोमल सब यूनिट को बांधने के लिए कौन से आयन मुख्य होते हैं? कि वो सोडियम आयन होते हैं, वो आपके मैग्नीशियम आयन होते हैं, वो आपके मैग्नीज आयन होते हैं, या वो आपके पास आयरन आयन होते हैं। दोबारा से देख लीजिए आप कि कौन से आयन राइबोसोमल यूनिट को बांधने के लिए अति आवश्यक हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो वो आपके पास सोडियम है, मैग्नीशियम और मैग्नीज और आयरन। अच्छे से जांच पहचान कर लिया आपने, ऑप्शन क्या लगा के आओगे आप? मैग्नीज 2 पॉजिटिव। खास क्वेश्चन है ये। 70S राइबोसोम अक्कर इन, कि जो 70S प्रकार के राइबोसोम है वो किस में पाए जाते हैं? वो प्रोकैरियोट में, वायरसेस में, यूकैरियोटिक प्लांट में, यूकैरियोटिक एनिमल सेल। तो वो किस में होते हैं बच्चों? प्रोकैरियोटिक में होते हैं। खास तौर पर कि जो 70S राइबोसोम्स हैं मुख्य तौर पर किसके लिए लागू होते हैं? प्रोकैरियोट। यूकैरियोट जो प्लांट सेल एनिमल सेल आती है उनमें जो आपका 70S प्लांट सेल में कहाँ होता है? हरित लवक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और एनिमल में कहाँ पाया जाता है बच्चों? खास तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है? अच्छे से याद रखना इसको। आगे, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, कि राइबोसोम किससे बने होते हैं? आरएनए, आरएनए और प्रोटीन, आरएनए डीएनए एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन एंड लिपिड। क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन एंड लिपिड। तो बच्चों आपके पास जो राइबोसोम्स बने होते हैं वो मैंने बहुत बार बताया है, आरएनए और किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। क्लियर? चलिए अब आता है हमारे पास राइबोसोम्स। ये हो गया बच्चों, देखो शाबाश, नेक्स्ट लेके चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चों कि द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्पेली, यानी 84 तक हो चुके हैं। 85 देखो, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्पेशली वेल डेवलप्ड इन सेल एक्टिविटी इंगेज्ड इन, कि ये कौन सी एक्टिविटी इंगेज करती है सेल में? प्रोटीन सिंथेसिस करती है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करती है, लिपिड सिंथेसिस करती है, या सेक्रेटरी फंक्शन। तो ये आपके पास क्या सिंथेसिस करती है बच्चों? प्रोटीन। तो जो रफ है RER ये बच्चों प्रोटीन बनाती है, जो SER है ये आपकी कोलेस्ट्रॉल और लिपिड बनाती है। लिपिड का मतलब फैट, फैट बनाती है। क्लियर? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SER के ऊपर
और ख़ास तौर पर किस पर, आर ई आर पर। दोनों क्वेश्चन आते हैं। चलिए 86 क्या कहता है, न्यूक्लियस कंटेन, इनमें से किस कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस या आपके पास लाइसोसोम। तो आंसर क्या लगाओगे, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। क्या होते हैं, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र किस में विद्यमान होते हैं बच्चों, आपके पास किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आप लोग क्या कहते हो प्यारे बच्चों, एक तरह से केंद्रक हिंदी में नाम दिया जाता है। बाकी चीज़ें आप याद रख सकते हो। चलिए इसके बाद हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इच, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिव परमिएबल है, परमिएबल है, इम्परमिएबल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमिएबल होती है बच्चों, जिसे आप क्या कहते हो, वैसे एक चयनात्मक भी होती है, ये सिलेक्टिव परमिएबल भी कहा जाता है, लेकिन इसको प्योरली हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल बोलते हैं। अर्धपारगम्य होती है, क्या होती है, अर्धपारगम्य। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, यानी जो मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मान्य हुआ वो कौन सा था, वो आपके पास सैंडविच मॉडल था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, या लैमेलर मॉडल था, या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। तो वो कौन सा था बच्चों, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड होती है किससे, ग्लाइकोप्रोटीन से होती है, लिपोप्रोटीन से होती है, या क्रोमोप्रोटीन्स या लिपिड से होती है। तो इसमें आपके पास क्या आएगा, लिपोप्रोटीन से कंपोज होती है कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे आता है बच्चों 90th क्वेश्चन कि राइबोसोम्स कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, कि राइबोसोम में पाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टीरॉयड पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं, आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं, कि राइबोसोम कंटेन करता है मैक्सिमम अमाउंट। तो राइबोसोम मैक्सिमम अमाउंट किसकी कंटेन करता है बच्चों, नंबर 1 स्टीरॉयड्स, नंबर 2 लिपिड्स, नंबर 3 आरएनए और नंबर 4 क्या है, डीएनए। तो आपका आंसर राइबोसोम का किससे जुड़ता है, आरएनए से जुड़ता है। तो राइबोसोम में जो ज़्यादा अमाउंट होती है बच्चों किसकी होती है, आरएनए की। क्लियर। तो चलिए 91th क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट इज अब्सेंट फ्रॉम द प्लांट सेल, यानी कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो आपके पास एनिमल सेल में होती है पर अब्सेंट होती है, यानी अनुपस्थित होती है किस में, पादप कोशिका में। कि ऐसा कोशिकांग जो जंतु कोशिका में तो पाया जाता है पर पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल्स, नंबर 1 गोल्जी अपैरेटस, नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया और नंबर 4 एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, इसे कहते हैं तारक केंद्रिका। सेंट्रियोल्स क्या होती है बच्चों, हिंदी में कहते हैं तारक केंद्रिका। और तारक केंद्रिका जिम्मेवार होती है खास तौर पर किसके निर्माण के लिए, गुणसूत्र के निर्माण के लिए। तारककाय, तारक केंद्रिका तारककाय से जुड़ी हुई है, जो तारक रश्मियाँ छोड़ती है, एस्ट्रल रे छोड़ती है, जिससे क्रोमेटिन को क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। बहुत खास क्वेश्चन है कायरोकाइनेसिस के अंदर, इसे अच्छे से आप लोग याद रखोगे। इसका आंसर सेंट्रियोल्स ही है बच्चों, कि विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट अब्सेंट इन प्लांट सेल, यानी पादप कोशिका में तारक केंद्रिका नहीं पाई जाती। अच्छे से याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी होता है और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, लेकिन आपके पास सेंट्रियोल्स बिल्कुल नहीं पाए जाते। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है ए यूनिट मेम्ब्रेन इज अबाउट, कि जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है वो कितनी बड़ी हो सकती है, 50 से 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, नंबर 1। नंबर 2 60 से 70 एंगस्ट्रॉम हो सकती है। तीसरा आपके पास 75 से 100 एंगस्ट्रॉम हो सकती है। और चौथा है 100 से 120 एंगस्ट्रॉम थिक हो सकती है। तो आपका जो सही जवाब होगा बच्चों यूनिट मेम्ब्रेन के लिए, तो वो क्या होगा, 75 से 100 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है बच्चों, ये मैं बताता रहता हूँ, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इतनी बड़ी होती है थिकनेस। क्लियर। एंजाइम विच, अब क्वेश्चन आता है एंजाइम विच ब्रेकअप स्टार्च इनटू शुगर आर कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों इस एग्जाम में भी, कि ऐसे एंजाइम विच ब्रेकअप स्टार्च इनटू शुगर, की वो जो स्टार्च को किस में तोड़ते हैं, शुगर में तोड़ते हैं। तो स्टार्च को शुगर में तोड़ने वाले एंजाइम हाइड्रोलिसिस, एमाइलेसिस या लाइपेज,
एंड न्यूक्लियसिस। तो ये कहाँ होते हैं बच्चों? हमारे मुंह में लार आती है, लार के साथ स्टार्च जुड़ता है और किस में बदलता है? माल्टोज में। तो उसे बदलने वाला बंदा कौन है? एमाइलेज है। क्लियर? तो एमाइलेज क्या करते हैं? स्टार्च को किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों? शुगर में। और शुगर कौन सी बनाते हैं? माल्टोज। क्लियर? अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताओगे कि माल्टोज को कौन सा एंजाइम ग्लूकोज में तोड़ता है? नंबर 1। और एक माल्टोज अणु से कितने ग्लूकोज के अणु बनते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। एपो एंजाइम इज कि एपो एंजाइम क्या चीज़ है? एक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है या एमिनो एसिड है? बच्चों आप जानते हो एंजाइम आ जाए ना वर्ड सोचने की जरूरत नहीं है, क्या लगाओगे? प्रोटीन। अब 95 क्वेश्चन, एंजाइम विच ब्रेकअप न्यूक्लिक एसिड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड। अच्छे से देख लीजिए कि ऐसे एंजाइम जो तोड़ देते हैं न्यूक्लिक अम्ल को, न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ देते हैं किस में? न्यूक्लियोटाइड्स में। वो न्यूक्लियेज होते हैं, एमाइलेजीज होते हैं, प्रोटिएजीज होते हैं या हाइड्रोलेजीज होते हैं। तो देखो बच्चों न्यूक्लिक एसिड आ गया तो कहाँ से जुड़ गया? डीएनए से। न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देते हैं। तो ये काम कौन करता है? न्यूक्लियेसिस करते हैं। कौन करते हैं? न्यूक्लियेसिस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। 96 क्वेश्चन क्या है? को एंजाइम इज। जो बच्चों आपके पास को एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज अ प्रोटीन होते हैं, ऑफन अ मेटल होती है, ऑलवेज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या ऑफन अ विटामिन। तो देखो बच्चों कोएंजाइम आ जाए ना तो आपके पास ऑप्शन क्या लगाओगे? ऑफन अ विटामिन। विटामिन जो होते हैं वो कोएंजाइम का काम करती है। क्लियर? एंजाइम्स आर नेम आफ्टर देयर सबस्ट्रेट बाय एडिंग सुफिक्स। तो एंजाइम का जो नाम है सबस्ट्रेट बाय एडिंग सुफिक्स किससे लिखा जाता है? इन, एज, ओज या सिन, यानी इन में से हम एंजाइम का जो नाम लिखते हैं सबस्ट्रेट के साथ तो एडिंग सुफिक्स क्या करते हैं बच्चों? तो आपके पास क्या लगाते हो? एज। सबसे ज़्यादा जैसे लिखते हो ना अमाइलेज, जाइमेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियेसिस। तो एंजाइम जो है वो नेम्ड आफ्टर देयर सबस्ट्रेट, यानी उन सबस्ट्रेट के बाद जो नाम लगता है यानी आगे वाला नाम उसके पीछे जो सुफिक्स लगता है वो सुफिक्स कौन सा लगाते हो बच्चों? आप ASE लगाते हो। एंजाइम एग्जिस्ट इन सेल एज, कि जो एंजाइम आपके सेल में होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, कोलाइडल होते हैं या नन ऑफ अबव होते हैं। तो मैंने आपको बताया था आपके पास एंजाइम क्या बनाते हैं? कोलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोलाइड। तो एंजाइम जब पानी के अंदर और कोशिका में जब रहते हैं तो कोलाइडल होते हैं। क्लियर? आगे आता है एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन इन एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम, इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव। तो एंजाइम किसका काम करते हैं बच्चों? रिडक्शन करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। रिडक्शन का मतलब कम करना, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी इनकी अनुपस्थिति में बढ़ती है और इनकी उपस्थिति में घटती है। आगे क्वेश्चन क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अच्छे से पढ़ लो बच्चों। हमारे पास ऑल एंजाइम आर थर्मोलेबलाइज होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स होती है और ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। तो पहला है ऑल एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल, दूसरा है एंजाइम आर बायोकैटालिस्ट, तीसरा एंजाइम आर प्रोटीन्स, चौथा है ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है बच्चों? तो देखो जितने एंजाइम है ना वो थर्मोलेबाइल होते हैं, सारे एंजाइम बायोकैटालिस्ट होते हैं, सारे एंजाइम प्रोटीन होती है, बट सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती। तो इसका ऑप्शन क्या लगाओगे बच्चों? डी, कि सारी जो प्रोटीन हैं वो एंजाइम नहीं हो सकती। तो आज बच्चों 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कल सुबह ही एक वीडियो और जल्द दे दी जाएगी जिसमें हो सकता है 300 से 400 पर्सन हो बायोलॉजी के, पर मीडियम आपका इंग्लिश ही रहेगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम को समझना बच्चों थोड़ा आसान है हिंदी की बजाय। हिंदी में जल्दी से बच्चों को समझ नहीं आते तो ये क्वेश्चन है थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, 1 या 2 बार वीडियो थोड़ा स्पीड में करके देख लेना ताकि आप समझ जाओ। पर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बच्चों, हार्ड एंड फुल हार्ड। क्लियर? तो इसीलिए मैं हार्ड एंड फुल हार्ड आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही।